जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का परीक्षा वाटिका एजुकेशन में। बीपीएससी एएडी एडुटेरिया का हम लोगों ने नया वाला टेस्ट का पहला, दूसरा और तीसरा टेस्ट कंप्लीट कर लिया। आज हम लोग चौथा टेस्ट यानी कि पेपर 2 का टेस्ट होगा जनरल स्टडीज का, इसको कंप्लीट करेंगे। फटाफट सेशन को लाइक कर लो आप लोग और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लो ताकि नए टेस्ट का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल पाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट। चौथा टेस्ट पेपर 2 का होगा। जिन लोगों को पीडीएफ चाहिए इसका, परीक्षा वाटिका टेलीग्राम चैनल है, बार बार बताते आ रहा हूं पहले से भी, परीक्षा वाटिका यहाँ पर मिल जाएगा या फिर ये व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पर भी इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा 8676934039। आज के टेस्ट का कट ऑफ रहेगा 75 मार्क्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बार बार बोलते आ रहा हूं, कूट की तरफ भागो। उसके बाद कहा जा रहा है उपरोक्त में से सही कथन चुने। पहला प्रश्न है, पहला कथन है क्या, नाजका प्लेट मध्य अमेरिका और प्रशांत प्लेट के बीच स्थित है। ये स्टेटमेंट सही है? ये गलत दिया गया है क्योंकि नाजका प्लेट जो है ना, अमेरिका जो दक्षिण भाग है, ठीक है, दक्षिणी अमेरिका और प्रशांत प्लेट के बीच स्थित है। ये तो स्टेटमेंट गलत दिया गया। दूसरा है, प्लेट टेक्टोनिक्स अवधारणा मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन द्वारा प्रतिपादित किया गया था। कब प्रतिपादित हुआ था? 1967 में। दूसरा जो है स्टेटमेंट यहाँ सही दिया गया है। कहा जा रहा है सही चुनने के लिए विकल्प बी हो जाएगा, केवल 2 इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, जब विसर्प मुख्य नदी से अलग हो जाता है तो बनने वाली भू आकृति क्या होती है? बताओ क्या होती है? इसको कहा जाता है ऑक्सबो झील कहा जाता है। जैसे कि विसर्प गहरे वृत्त में विकसित होता है और विभक्तित बिंदु जो होती है इस पर अपर्दन के कारण कट जाता है। ये सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना और कूट की सहायता से सही उत्तर चूज करना है। एक तरफ जनजाति दिया गया, उसका संबंधित जगह दिया गया। गोंड जनजाति मध्य प्रदेश की है, आप सभी को पता है। डोंगरिया कोंद जो है ये नीलगिरी पहाड़ी में डोंगरिया कोंद ओडिशा में पाई जाती है। टोडा जनजाति जो है ये कहाँ पाई जाती है? ये नीलगिरी की पहाड़ी में पाई जाती है। और चेंचू जो होगा ये केरल की जनजाति है। ठीक है, ये सारा मिलान हो गया। क्या हो गया? 2, 3, 1 और 4। देखिए कूट में कौन सा है 2, 3, 1 और 4? पहला ही विकल्प यहाँ पर सही जवाब हो गया इसका। चलो अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उसके बाद कहा जा रहा है सही कथन चुने। पहला स्टेटमेंट यहाँ दिया गया है, क्या है? चिली विश्व में तांबे का अग्रणी उत्पादक है। बिल्कुल सही है। और भारत में अगर पूछा जाए तो भारत में तांबा का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है? मध्य प्रदेश में होता है। ठीक है, मध्य प्रदेश सबसे बड़ा तांबा उत्पादक है। ये भी यहाँ पर सही हो जाता है। जो तांबा उद्योग होता है ना, तार हो गया, विद्युत मोटर, ट्रांसफार्मर, जनरेटर, ये सब बनाने के लिए इसका जो आवश्यक धातु है इसका यूज किया जाता है। और मिश्र धातु जो आघात वर्धनीय और तन्य होता है। और तांबा का भंडार मुख्य रूप से जो झारखंड का सिंहभूम का क्षेत्र है, कौन सा? सिंहभूम का क्षेत्र, यहां पर ज्यादा मिलता है। और मध्य प्रदेश का जो है बालाघाट का क्षेत्र। ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही थे, तो 1 और 2 दोनों यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? बताओ कौन सा होगा? ये हो जाएगा अफ्रीका, विकल्प ए हो जाएगा। और एशिया जो है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप हो जाएगा। ठीक है, एशिया सबसे बड़ा हो जाएगा। और यहां पर क्या पूछा जा रहा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो ये हो जाएगा अफ्रीका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको ना महाद्वीप का बढ़ते से घटते क्रम में पूछा जाए, अगर यहाँ एशिया रहता तो एशिया टिक लगाते हम लोग। एशिया हो जाएगा सबसे बड़ा, आप सभी को पता है। उसके बाद कौन सा हो जाएगा? एशिया के बाद अफ्रीका हो जाएगा। अगर इस तरह से आ जाए ना, इस तरह से सजाना है आपको। उसके बाद हो जाएगा उत्तरी अमेरिका। ठीक, उसके बाद दक्षिणी अमेरिका। इससे छोटा कौन सा हो जाएगा दक्षिण अमेरिका से? अंटार्कटिका। उसके बाद यूरोप। उसके बाद आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया। शॉर्ट में लिख दिया ऑस्ट्रेलिया। क्लियर है? ये ना इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहां पर कहा जा रहा है कौन सा गलत है। बार बार बोलता हूं कूट की तरफ बढ़ो। कभी भी सही दिया जा सकता है, गलत दिया जा सकता है। अब गलत पूछ रहा है यहां पर। इसको पहला स्टेटमेंट देखिए। पहला स्टेटमेंट यहां पर क्या दिया गया? पश्चिमी घाट पूर्वी घाटों की तुलना में ज्यादा ऊंचे होते हैं। जो पश्चिमी घाट होता है ना, ये अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर होता है, लेकिन अधिक निरंतर होता है। और इसकी औसत ऊंचाई ना लगभग 1500 मीटर होती है। कितना? 1500 मीटर होती है। तो ये स्टेटमेंट क्या दिया गया है? ये स्टेटमेंट सही दिया गया है। दूसरा है, तापी नदी सतपुड़ा और विंध्य पर्वतमाला के बीच एक दरार घाटी से होकर बहती है। तो ये स्टेटमेंट क्या है? सही दिया गया। बताओ आप लोग। तापी नदी सतपुड़ा पर्वतमाला के दक्षिण में बहती है और अरब सागर में गिरती है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो है ना गलत दिया गया। यहाँ पर नर्मदा सतपुड़ा और विंध्य पर्वतमाला के बीच एक नदी होकर बहती है, ये तापी नदी। ठीक है, ये तापी नदी नहीं है। ठीक है, ये नर्मदा नदी है। ये कौन सी नदी है? नर्मदा है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत दिया गया। पूछा जा रहा है कौन सा गलत है? विकल्प भी हो जाएगा, केवल 2।
चलिए अगला प्रश्न है, दक्षिण पश्चिम मानसून के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं को कोड आउट कीजिए यहाँ पर, उसके बाद देखिए यहाँ पर कौन सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बंगाल की खाड़ी जो शाखा होता है मुख्यतः जून जुलाई के दौरान तमिलनाडु में वर्षा करती है, ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा क्योंकि यह गलत दिया गया। तो तमिलनाडु का क्षेत्र है, दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान वर्षा छाया प्रदेश होता है ये, जिसके कारण वर्षा होती है। और यहाँ ना मुख्यतः उत्तर पूर्वी मानसून अक्टूबर दिसंबर वर्षा होती है, ठीक है, कहां पर? अक्टूबर से दिसंबर के बीच। ये स्टेटमेंट जो दिया गया है ना, कौन सा कथन सही नहीं था? तो यही वाला कथन जो है ना इनकरेक्ट ऑप्शन था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित युग्मों का सही मिलान करें। एक तरफ घटना दिया गया, दूसरी तरफ कारण दिया गया। कोरियोलिस बल जो होता है, जो आभासी बल होता है और पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने के कारण प्रत्यक्ष रूप से उत्पन्न होता है ये, ठीक है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। इसको मिलान कीजिए, क्या होगा? पहला हो जाएगा। दूसरा है ऋतुएं। ऋतु क्या होता है? ऋतुएं जो होती है ना उत्तरी गोलार्ध में अलग अलग होती है। तो बसंत जो होता है 20-21 मार्च होता है। ग्रीष्म संक्रांति कब? 20 से 21 जून के बीच होता है। इसी तरह ये अलग अलग होती है। तो ये हो जाएगा ऋतु जो होता है ना, ये होता है पृथ्वी की परिक्रमा और झुकाव के कारण होता है, ठीक है। अब है विषुव। विषुव तब होता है जब सूर्य भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर होता है और ऋतु के बीच संक्रमण को चिन्हित करता है। तो तीसरा हो जाएगा, ठीक है। सारे के सारे ना ऑलरेडी मिलान किए हुए थे, तो पहला ही विकल्प इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है, शीतोष्ण चक्रवात किस प्रकार के वाताग्र से संबंधित होते हैं? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, क्या कहा जाए, कूट की सहायता से चुनने कहा जा रहा है ना। ये गर्म वाताग्र और ठंडा वाताग्र दोनों हो जाएगा ना, यहाँ पर दोनों के दोनों हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे दोनों को दोनों? जो शीतोष्ण चक्रवात होते हैं, गर्म और ठंडा दोनों प्रकार के वाताग्र शामिल होते हैं, जिसमें ना जो अवरुद्ध वाताग्र का निर्माण कारण बन सकता है। और शीतोष्ण चक्रवात जो होता है, जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात होता है, उसके अतिरिक्त मध्य अक्षांश में होता है और पश्चिम से पूर्व की ओर ये गति करता है। दोनों के दोनों हो जाएंगे, क्या हो जाएगा? विकल्प सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, हिमालयी नदियां अपने प्रवाह के क्रम में मध्य एवं निचले भागों में किस प्रकार की आकृति का निर्माण नहीं करती है? यहाँ पर नहीं पूछा जा रहा है, तो किस प्रकार की निर्माण नहीं करेगी? जो हिमालयी नदियां होती है ना, प्रवाह के क्रम में जब मैदान में प्रवेश करती है, तो इसका मध्य और निचला भाग जो होता है ना, ये भारी मात्रा में सिल्ट और बालू के अवसाद का संवहन करती है। क्या क्या? सिल्ट और बालू, इसको लेके चली जाती है नदी आगे बढ़ते हुए, ठीक है। और ये ना निक्षेपण स्थलाकृति बनता है, जैसे कि समतल घाटियां हो गई, उसके बाद गोखुर झील बनता है, ये गोखुर झील भी बनता है। इसी सिल्ट और बालू आगे जाकर के ये सारा निर्माण करता है। विसर्प नदियां बनती है और बाढ़कृत मैदान बन जाता है, गुम्फित वाहिकाएं हो जाती है और नदी के मुहाने पर डेल्टा का निर्माण हो जाता है। यही सारा सिल्ट और बालू मिलकर ये सारा काम करती है। यहाँ पर ना कौन सा निर्माण नहीं करती? सारी की सारी आकृति निर्माण करती है। तो सारा निर्माण करती है तो नहीं पूछा जा रहा, तो उपरोक्त में से कोई नहीं, विकल्प डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, सूची 1 तथा सूची 2 का मिलान कीजिए तथा कूट का प्रयोग कर उचित उत्तर दीजिए। मतलब कि सही उत्तर चुनने कहा जा रहा है। गति के प्रकार दिए गए, वस्तुओं की स्थिति दी गई, मिलान कर लीजिए। वृत्तीय गति कब होगी? जब पृथ्वी के परितः चंद्रमा की गति के बराबर होगी। घूर्णन गति को क्या कहा जाएगा? लट्टू का अपने अक्ष पर घूमना, इसका एग्जाम्पल है। आवर्त गति क्या होगी? तो घड़ी के दोलक की गति, ये हो जाएगा। सरल रेखा गति हो जाएगा नदी के प्रवाह की गति। ये क्या होगा? 3, 4, 1 और 2। अब देखिए कूट में 3, 4, 1 और 2 कौन सा ऑप्शन है? 3, 4, 1 और 2, 3 वाला ये है, 3, 4, 1 और 2, विकल्प भी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी क्या हो? बताइए क्या? तो बाल्टी जो होती है ना, पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है। तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जब कुएं में डालते हो बाल्टी, क्या होता है? बाल्टी तैरने लगता है, ठीक है। और आर्किमिडीज का जो प्लवन का सिद्धांत है, इसके अनुसार जब भी कोई वस्तु पानी में होती है तो उस पर जो है ऊपर की ओर एक उत्प्लावन बल लगता है, जिसके कारण वस्तु के भार में कमी महसूस होगी। लेकिन जब वस्तु पानी की सतह से ऊपर आ जाती है, तब उत्प्लावन बल के ना होने के कारण यह भारी प्रतीत होने लगता है, ठीक है। उत्प्लावन बल कैसे वर्क करता है? देखिए, जब कोई वस्तु नीचे की ओर रहेगी, ठीक है, यहां पर नहीं दिख रहा होगा आपको, इसका कलर चेंज कर लूं तब दिखेगा। नीचे की ओर जब कोई वस्तु रहेगी तब क्या होगा? उस समय जब पानी अंदर डालते हो बाल्टी आप, उस समय क्या भार महसूस होता है। जैसे ही ये ऊपर जाएगा, जैसे ही बाल्टी ऊपर जाता है तो वो फिर से भारी हो जाता है। और जब पानी के अंदर रहता है तो वो ना तैरते रहता है। ठीक उसी तरह नदी में जब आप तैरते हो तो क्या रहता है? जब तैरने अंदर जाते हो तो अपना भार महसूस खो देते हो, जैसे ही उसके बाद निकलते हो तो अपने भार में ऑटोमेटिक आ जाते हो, ठीक है। अगला प्रश्न है, यदि सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उससे उत्पन्न ध्वनि में अंतर निम्नलिखित में से किस कारण होता है?
ये होता है ध्वनि गुणता के कारण। ठीक है, विकल्प सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो ध्वनि का तारतम्य होता है उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। ठीक है, उसके फ्रीक्वेंसी पर इस पर डिपेंड होता है, और ध्वनि की प्रबलता जो होती है उसके आयाम पर निर्भर करती है, और आयाम जो है बढ़ने पर ध्वनि की प्रबलता क्या होगी, बढ़ेगी। आयाम बढ़ेगा तो प्रबलता भी बढ़ेगा। ठीक है, ये पूछा जाए कि ध्वनि का आयाम बढ़ेगा तो प्रबलता होगा, तो क्या होगा, पूछ देगा प्रबलता होगा, एक ऑप्शन दे देगा बढ़ेगा, दूसरा दे देगा घटेगा, तीसरा दे देगा अपरिवर्तित रहेगा। तो क्या करना है, बढ़ेगा वाला ऑप्शन टिक करना है। अगला देखिए, जल में वायु का बुलबुला जिसकी भांति व्यवहार करता है वह होगा, वो क्या होगा, ये अवतल लेंस होगा। ठीक है, कौन सा होगा, अवतल लेंस होगा। विकल्प डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जल का अपवर्तनांक जो होता है वायु से अधिक होने के कारण उत्तल सतह का वायु का बुलबुला जल में अवतल लेंस की भांति व्यवहार करने लगता है। इसी प्रकार जब कोई लेंस ऐसे द्रव्य में डुबोया जाए जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से अधिक होगा, तो ऐसी स्थिति में लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगी, फोकस दूरी ऑटोमेटिक बढ़ जाती है, और लेंस की प्रकृति भी एकदम से डिफरेंट हो जाती है, चेंज हो जाती है। क्या हो जाएगी, ये चेंज हो जाएगी। यही कारण है कि वायु का बुलबुला जो होता है जल में अवतल लेंस की भांति कार्य करने लगता है। विकल्प डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ट्रांसफार्मर में निम्नलिखित में से किसके कारण ऊर्जा हानि नहीं होती है, इसका सही जवाब हो जाएगा क्रोड का जो होता है ना, नर्म लोहे का बना होना, इसके कारण होता है। विकल्प डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला है, मिलान करने कहा जा रहा है। एक तरफ यंत्र दिया गया, दूसरी तरफ उसका मापन उपयोग दिया गया है। अब बताइए, ओडोमीटर, ओडोमीटर वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापी जाती है। ठीक है, पहला हो गया। क्रायोमीटर से क्या मापा जाता है, बताओ आप लोग। क्रायोमीटर से अत्यंत निम्न तापमान को मापा जाता है। ठीक है, अत्यंत निम्न तापमान को मापा जाता है। यहाँ पर दिया गया है, यहाँ क्या दिया गया है, रॉकेट इंजन की क्षमता, ये गलत दिया गया। गलत का मिलान करने बोला जा रहा था, विकल्प यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ग्रेविमीटर से गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में परिवर्तन, और फोनोमीटर से ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। ठीक है, क्रायोमीटर से क्या मापा जाता है, बताओ, अत्यंत निम्न तापमान। ठीक है, निम्न तापमान मापा जाता है इससे, क्रायोमीटर से, ये ध्यान रखना आप सभी को। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। लोहे की कील पारे पर तैरती है जबकि वह पानी में डूब जाती है, ऐसा क्यों होता है। तो लोहे का अपेक्षिक घनत्व जो होता है ना, पानी से अधिक होता है और पारे से कम होता है, इसके कारण ये डूब जाता है। ठीक है, और लोहे की कील जो होती है पारे यानी मरकड़ी पर तैरता है, पानी में डूब जाता है। इसका कारण है कि पारद जो होता है ना, मरकड़ी का अपेक्षिक घनत्व क्या होता है, लोहे के अपेक्षिक घनत्व से अधिक होता है, और पानी में क्या होता है, इसके विपरीत हो जाता है, अपेक्षिक घनत्व जो होता है लोहा से कम हो जाता है। चलिए आगे बढ़े। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले तत्वों को उसकी प्रचुरता मात्रा के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित करने कहा जा रहा है। ठीक है, तो इसका ना एक चार्ट देख लेते हैं, किसका क्या होगा। सारे में एक ही दिया गया होगा, कैल्शियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन। ठीक है, पहले ऑप्शन में हम लोग चेक कर लेते हैं। कैल्शियम का जो भूपर्पटी पर भार होता है कितना होता है, सारा का लिखना ना यहाँ पर सही होता है। ठीक है, कैल्शियम का ना ऊपर वाला जो होगा भूपर्पटी पर भार होगा, नीचे वाला जो होगा मनुष्य शरीर का भार होगा। कैल्शियम का जो भूपर्पटी पर भार होगा कितना होगा, 3.6 होगा, और मनुष्य के शरीर में कितना होगा, 1.5 होगा। इसी तरह हाइड्रोजन का क्या होगा, तो भूपर्पटी पर जो हो जाएगा 0.14 हो जाएगा, और मनुष्य शरीर में 0.5 होगा। अब अगला है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का बताइए, भूपर्पटी पर कितना होगा, बहुत थोड़ा होगा, थोड़ा सा होगा, इसको ना माफ ही नहीं सकते हो। और मनुष्य के शरीर में कितना होगा, ये होगा 3.3 होता है। अगला है ऑक्सीजन का कितना होगा, भूपर्पटी पर क्या होगा ऑक्सीजन का, और मनुष्य के शरीर में क्या होगा, तो भूपर्पटी पर हो जाएगा 46.6 और मनुष्य के शरीर में हो जाएगा 65, तभी तो हम लोग सांस ले पाते हैं। तो सबसे ज्यादा क्या पूछा जा रहा है, उनकी प्रचुरता मात्रा के आधार पर यहां पर कहा जा रहा है सजाने के लिए। तो सबसे पहले क्या होगा, हाइड्रोजन, उसके बाद क्या होगा, कैल्शियम हो जाएगा। ठीक है, पहले हाइड्रोजन एक नंबर पर, दूसरे पर हो जाएगा कैल्शियम, तीसरे पर क्या होगा, नाइट्रोजन हो जाएगा, और चौथे पर हो जाएगा ऑक्सीजन। कम से ज्यादा की ओर बढ़ना है, तो देखो कौन सा होगा, यहाँ पर विकल्प डी दिख रहा है, हाइड्रोजन, कैल्शियम, नाइट्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन, यही सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, हाइड्रोकार्बन ईंधन जलाते समय यदि हम अत्यधिक काले धुएं के साथ पीली लपट देखें तो इसका अर्थ है कि ईंधन क्या होगा, बताओ ईंधन क्या होगा, तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से बना होगा। विकल्प भी यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से बना है। किसी रक्षक नली शुष्कन नली में निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्य मौजूद होता है जिसका उपयोग HCl गैस बनाने में किया जाता है, यह हो जाएगा कैल्शियम क्लोराइड।
क्या होगा? कैल्शियम क्लोराइड, पहला विकल्प CaCl2। आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधानों पर किसकी परत चढ़ी होती है जो उसे अग्निरोधक बनाता है? ये होता है मेलामाइन। ठीक है, ये मेलामाइन होता है। ठीक, पेट क्या होता है? पेट का फुल फॉर्म पूछा जाए तो क्या होता है? पेट जो होता है पॉली इथिलीन टेरिफेल्टेट। ठीक है, टेरी ठीक, ये इसका फुल फॉर्म हो जाता है। फुल फॉर्म पूछा जाए तो ये टिक करना है। न्यूट्रॉनों के गुणधर्मों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? रॉन्ग ऑप्शन यहां पर पूछा जा रहा है। तो क्या होगा? न्यूट्रॉन जो होता है परमाणिक नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ये स्टेटमेंट जो है गलत दिया गया, विकल्प डी हो जाएगा। ठीक है, जो न्यूट्रॉन होता है ना, इलेक्ट्रॉन की नाभिक के चारों ओर परिक्रमा नहीं करता है, ये जो है इलेक्ट्रॉन का गुणधर्म होता है। और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है, और न्यूट्रॉन पर कोई भी विद्युत आवेश नहीं होता है। ठीक है, विद्युत आवेश नहीं होगा, इसका आवेश क्या होता है? शून्य होता है, एकदम जीरो होता है। और न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक के भीतर प्रोटॉन के साथ मिलकर स्थित रहता है, और इसकी स्थिरता बनाए रखने में दोनों महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसका जो ये होता है शून्य होता है। ठीक है, आवेश शून्य होगा, ये ध्यान रखना आपको, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है HOOC COOH से कौन सा अम्ल कहा जाता है? इसको क्या कहा जाएगा बताओ? ऑक्सैलिक अम्ल। अज्ञात रुधिर वर्ग की एक व्यक्ति गंभीर रूप से दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसे तुरंत रक्त आधान यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है। अस्पताल में आसानी से उपलब्ध निम्नलिखित रुधिर वर्गों में से किस एक का रक्त आधान के लिए उपयोग सुरक्षित होगा? ये क्या होगा? ये होगा ORH-। पहला विकल्प यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इस स्थिति में जब अज्ञात जो रुधिर होगा इसके साथ नेगेटिव यानी कि RH होगा और इसी का आधान होता है। और जो O- ब्लड होता है ना, इसको ना यूनिवर्सल डोनर भी कहा जाता है। O वाले को यूनिवर्सल डोनर, सबको दे सकता है लेकिन ले किसी से नहीं सकता। ऊंचे पेड़ों में जाइलम वाहिकाओं के माध्यम से जल ऊपर की ओर बढ़ चढ़ता है। पौधों में होने वाली प्रक्रिया और पानी के गुणधर्म जो ऊर्ध्व गति में सहायक होते हैं कौन से हैं? ये कौन से हो जाएंगे? ये हो जाएंगे वाष्पोत्सर्जन, खिंचाव, संसर्जन और आसंजन। विकल्प भी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न देखिए, आवृत्त बीजियों में बीजांड में निम्नलिखित में से कौन सी अगुणित कोशिका नहीं पाई जाती है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए बीजांडाकाय। ठीक, बीजांडकाय पहला विकल्प हो जाएगा। अगला क्या कहा जा रहा है? खनिज दिया गया है और अभावजन्य रोग विकार दिया गया है और सही सुमेलित करने बोला जा रहा है यहाँ पर। उसके बाद कूट की सहायता से देख लेंगे कौन सा आंसर होगा इसका। चलिए पहले मिलान कर लीजिए, क्या होगा? जो विटामिन ए होता है किससे संबंधित होता है बताओ? विटामिन ए की कमी से क्या होता है? पढ़े आओ ना, रतौंधी होता है यानी दृष्टिहीनता से संबंधित है। विटामिन B1 से बेरी सही है। विटामिन डी से रिकेट्स और लौह की कमी से अरक्ता होती है। विटामिन सी की कमी से क्या होती है? कमेंट करो, विटामिन सी की कमी से क्या होती है? ये सारे के सारे एक लाइन से दिए गए हैं ना, तो सारे के सारे सही है। क्या हो जाएगा? 1 2 3 और 4, विकल्प डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणु में अस्पष्ट केंद्रक प्रदेश होता है जिसमें केंद्रीय झिल्ली का अभाव होता है तथा केवल प्रोटीन रहित डीएनए पाया जाता है। ऐसे प्रदेश को क्या कहा जाता है ये बताओ? इसको ना केंद्र काभ कहा जाता है, केंद्र काभ, जिसको न्यूक्लियोइड कहते हो आप लोग। ठीक है, न्यूक्लियोइड कहा जाता है। बहुत सारे बच्चे का कमेंट आता है, कुछ कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिसको समझ नहीं आता, उसको इंग्लिश में भी करवा दीजिए। इसको ना न्यूक्लियोइड कहा जाता है। और कोशिका द्रव्य में जो उपस्थित नग्न जो द्विरज्जुक होता है जिसको वर्तुल एकल डीएनए के रूप में जाना जाता है, और ऐसी कोशिका में प्रोकैरियोटिक कोशिका कहा जाता है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक टिश्यू कहा जाता है, सेल कहा जाता है, सॉरी। यकृत द्वारा स्रावित पित्त के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहां पर गलत कथन चुनना है, तो पहला ही हो जाएगा पित्त में लिपिडों के पाचन के लिए एंजाइम होते हैं, ये गलत दिया गया है। ठीक है, क्यों गलत दिया गया है? तो पित्त जो होता है ना, यकृत द्वारा स्रावित एक पाचक रस होता है। ठीक है, ये क्या होता है? पाचक रस होता है। हालांकि इसमें कोई भी पाचक एंजाइम नहीं होता और वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और पित्त रस में बिलीरुबिन और बिलीवेरिडीन जैसे पित्त लवण होते हैं। उनका नाम क्या है मैं यहां पर लिख देता हूं, बिलीरुबिन। और क्या होता है इसमें? बिलीवेरिडीन, बिलीवेरिडीन होता है। ठीक है,
अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में मौजूद सरल अस्थायी उत्तक का एक समूह है? ये हो जाएगा पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्केलेनकाइमा। ठीक है, विकल्प ए ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो है ना, ये सारे ना जो होते हैं ना अस्थायी उत्तक पौधे के विकास में मदद करते हैं और जालम और फ्लोएम का जटिल उत्तक होते हैं ये सारे। चावल की खेती के लिए साक्ष्य किस हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुए हैं? आप सभी को पता होगा, ये रंगपुर से प्राप्त हुआ था। और चावल की खेती जो है मुख्य रूप से लोथल में भी मिला था। रंगपुर और लोथल दोनों जगह से मिला था। लोथल ऑप्शन होता तो दोनों का टिक करने का ऑप्शन रहता, एक से अधिक होता ऑप्शन में। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसका श्रेय निम्बकाचार्य को समुचित रूप से दिया जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा द्वैताद्वैत, द्वैताद्वैतवाद को। पहला विकल्प यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, द्वैताद्वैत जो है ये हो गया निम्बाकाचार्य, निम्बाकाचार्य हो गया। द्वैतवाद का सिद्धांत जो है ये किन्होंने दिया, जिसको शुद्ध द्वैतवाद कहते हैं, ये माधवाचार्य के द्वारा दिया गया। माधवाचार्य। शुद्धाद्वैतवाद वेदांत का ये किनके द्वारा दिया गया, बताओ आप लोग? शुद्धाद्वैतवाद ये दिया गया था वल्लभाचार्य द्वारा, वल्लभाचार्य द्वारा। और विशिष्टाद्वैत जिसको योग अद्वैतवाद कहते हैं, रामानुजाचार्य द्वारा दिया गया था, रामानुजाचार्य द्वारा। ठीक है, ये सारे फैक्ट्स आपको नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट कर लो अपने कॉपी पेन में। जब भी मैं बोलता हूं टेस्ट लगाने बैठो तो कॉपी पेन लेके बैठा करो। अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों में निम्नलिखित में से किस लिपि का प्रयोग किया गया था? बताओ। इसमें ना ब्राह्मणी, खरोष्ठी, अरमाइक और ग्रीक लिपि का यूज हुआ था। विकल्प बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो अशोक का लिपि था ना, ये खरोष्ठी लिपि जो था, ये जो है ना उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, विशेष रूप से आधुनिक पाकिस्तान का क्षेत्र, यहाँ पर यूज हुआ था। अरामाइक लिपि जो था ना, ये अफगानिस्तान के क्षेत्र में यूज हुआ था, जिसको ना अचमेनिद साम्राज्य के प्रभाव को दर्शाता है ये। ठीक, और आगे होता है ग्रीक, जिसको यूनानी शैली कहा जाता है। जैसे कुछ शिलालेख हो गया, विशेष रूप से कंधार अफगानिस्तान में यूनानी लिपि और भाषा में यहाँ पर लिखे गए थे। और अशोक के समय ना देवनागरी और शारदा लिपि का प्रयोग नहीं किया गया था। ये पूछा जाए ना कभी भी कि कौन से लिपि का यूज नहीं हुआ था, तो देवनागरी और शारदा लिपि का यूज उस समय नहीं हुआ था। ये ध्यान रखना, नहीं पूछा जाएगा तो यही दोनों टिक करके आना। अगला देखिए, सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है और उसका स्थान जो है केवल पैगंबर के बाद है, ये किसने कहा था? ये स्टेटमेंट किसका? ये स्टेटमेंट बलबन के द्वारा दिया गया था। पहला विकल्प यहाँ पर राइट आंसर होगा। ये घोषणा करने का श्रेय दिया जाता है कि सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है और उसका साथ जो है पैगंबर के बाद दूसरा स्थान आता है। बलबन ने ही राजत्व के दैवीय अधिकार पर जोर दिया था और सत्ता को मजबूत करने के लिए, शासन को वैध बनाने के लिए जिल्ले इलाही की घोषणा की थी, जिसका मतलब होता है, जिल्ले इलाही का मतलब होता है ईश्वर की छाया। ठीक है, और यह सिद्धांत जो है बलबन के राजनीतिक दर्शन का केंद्र बिंदु बन गया था, उसके शासन को अन्य शासन से बिल्कुल डिफरेंट करता था। अगला देखिए, जौनपुर से किस मुगल बादशाह के खिलाफ फतवा जारी किया गया था? बताओ जौनपुर वालों, किसके खिलाफ फतवा जारी हुआ था? तो ये हुमायूं के कब्र के पास, सॉरी, ये जो होगा ना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प ए, हुमायूं का नहीं अकबर का होगा। ठीक है, और 1579 में जारी किया गया था, 1579 में। रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी, उनकी धार्मिक राजधानी कौन सा शहर था? ये था अमृतसर। विकल्प ए राइट आंसर हो जाएगा। और अमृतसर जो सिख धर्म के सबसे पवित्र तीर्थ स्थल, जो हरमंदिर साहिब जिसको स्वर्ण मंदिर कहा जाता है, यहाँ का पवित्र स्थल है और रणजीत सिंह ने इसके विकास और जीर्णोद्धार में बहुत योगदान दिया था। अगला देखिए, 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को कहां और किसने गिरफ्तार किया था? वेरी इजी, ये हुमायूं के कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन ने गिरफ्तार किया था। विकल्प डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसके बाद इसको रंगून भेज दिया, रंगून में शिफ्ट कर दिया, निर्वासित कर दिया और यहीं पर 1862 में इसकी मृत्यु हो जाती है। किसकी बताइए? ये बहादुर शाह द्वितीय की। ठीक है, अगला देखिए, अस्थायी बंदोबस्त को लागू होने के बाद किसानों की दयनीय स्थिति पर किसने कहा था कि पूरा बंगाल एक जंगल में बदल गया है जिसमें केवल वनवासी रहते हैं? यह स्टेटमेंट राजा राम मोहन राय का था। विकल्प भी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कार्नवालिस ने ब्रिटिश सरकार से शिकायत की कि बंगाल का एक तिहाई हिस्सा केवल जंगली जानवरों से आबाद जंगल में तब्दील हो गया है। ठीक है, इसी ने शिकायत की थी राजा राम मोहन राय की बात को। क्लियर है? अभी भी आप नहीं समझे?
ये स्टेटमेंट पूछा जाए कि पूरा बंगाल एक जंगल में तब्दील हो गया जिसमें केवल वनवासी रहते हैं, इसमें लगाना है राजा राम मोहन राय। अगर ये कहा जाए स्टेटमेंट कि बंगाल का 1/3 हिस्सा केवल जंगली जानवर में तब्दील हो गया है, ठीक है, जंगली जानवर में तब्दील हो गया है, ठीक है, तो ये वाला जो होगा कार्नवालिस टिक करना है। दोनों स्टेटमेंट मिलता जुलता लग रहा है लेकिन दोनों अलग अलग है। राजा राम मोहन राय ने कहा कि पूरा बंगाल एक जंगल में बदल गया है जिसमें केवल वनवासी रहते हैं, और कार्नवालिस ने कहा था बंगाल का 1/3 हिस्सा केवल जंगली जानवरों से आबाद जंगल में तब्दील हो गया है। ये ध्यान रखना, ये स्टेटमेंट दोनों का और फिर में ना टिक गलत नहीं करना एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 39 है, ईसाई मिशनरियों की सहायता से तरुण स्त्री सभा की स्थापना कहां की गई? ये कलकत्ता में हुआ था। विकल्प बी, ये 1819 में हुआ था तरुण स्त्री सभा, जिसको युवा महिला संघ कहा जाता है, और 19वीं शताब्दी में कलकत्ता ऐसी सामाजिक सुधार गतिविधियों का एक प्रमुख केंद्र भी बन गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? कूट की सहायता से यहाँ पर करेक्ट आंसर चूज करना है। पहला स्टेटमेंट है, सन 1804 में बंबई में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी, ये सही है। दूसरा है, 1823 में लंदन में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना हुई, ये भी स्टेटमेंट यहाँ पर सही दिया गया। दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट दिए गए। जो एशियाटिक सोसाइटी थी, इसकी स्थापना का उद्देश्य था कि पूर्व के देश जैसे कि पुराने देश थे, इसमें विज्ञान अध्यात्म से संबंधित बातों का अन्वेषण करना। ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट हो गए, 1 और 2 दोनों यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, विकल्प सी। चलिए, एक तरफ विद्रोह, ठीक, दूसरी तरफ नेतृत्वकर्ता, और क्या कहा जा रहा है? सही उत्तर का चयन कीजिए। ज्यादा नहीं पढ़ना है, मिलान कर लेते हैं, उसके बाद कूट की तरफ बढ़ जाएंगे। कोल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? बुद्धू भगत, याद है ना? कोल विद्रोह, बुद्धू भगत। कोल विद्रोह कब हुआ था? 1831-32 में कोल विद्रोह हुआ था। दूसरा है खासी विद्रोह। खासी विद्रोह को नेतृत्वकर्ता कौन थे? तीरथ सिंह। सबसे पहले तो ये जानिए कि बुद्धू भगत तो नेतृत्वकर्ता थे, कहां पर हुआ था? छोटा नागपुर का क्षेत्र था, छोटा नागपुर का क्षेत्र। एक भी फैक्ट ना छोड़ेंगे नहीं, सबको तोड़ेंगे, ठीक है। कोल विद्रोह 1831-32 में हुआ था, छोटा नागपुर क्षेत्र में, बुद्धू भगत इसके नेतृत्वकर्ता थे। अब अगला आता है खासी विद्रोह। खासी विद्रोह कब हुआ था? तो ये 1833 में हुआ था। तीरथ सिंह इसके नेतृत्वकर्ता थे, ठीक है। तीरथ सिंह कहां हुआ था? ये असम का क्षेत्र था, असम का। अगला आता है संथाल विद्रोह, आप सभी को पता है सिंहभूम का क्षेत्र था, ठीक। संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था। नेतृत्वकर्ता सिद्धो कान्हो, कहां पर? झारखंड, सिंहभूम का क्षेत्र। चेरो विद्रोह कब हुआ था? 1800 ईस्वी में। 1800 ईस्वी में भूषण सिंह इसके नेतृत्वकर्ता थे। कहां हुआ था? ये पलामू में हुआ था, झारखंड में ही हुआ था, लेकिन पलामू का क्षेत्र था, पलामू झारखंड में। अब ना सूची का मिलान हो गया, ईयर भी देख लिए और कौन सा जगह था ये भी देख लिए। तो यहां पर 4 ऑप्शन में तो 4 नेतृत्वकर्ता का नाम दिया था, और 4 देख लिए ईयर, और 4 फैक्ट हो गया उस जगह का नाम, यानी कि एक क्वेश्चन में 12 फैक्ट आ गया। तो 12 क्वेश्चन से में से मान के चलो एक भी क्वेश्चन बन जाता तो क्या घाटा है? थोड़े ना। चलिए, क्या हो जाएगा? इसको मिलान करने के बाद 4, उसके बाद दूसरा था ना, दूसरा और पहला तीसरा, 4, 2, 1 और 3, देखिए कौन सा कूट है? 4, 2, 1 और 3, विकल्प डी यहां दिख रहा है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्ष 1907 में सूरत में आयोजित वार्षिक अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में पहली बार विभाजन की घटना देखने को मिली थी। यह क्रम में कौन सा वार्षिक अधिवेशन था? ये कौन सा था बताओ? ये 23वां हो जाएगा, विकल्प डी, 23वां अधिवेशन था 1907 सूरत में, ठीक। चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, संसार में विशालतम गुंबदों में से एक गोल गुंबद कहां स्थित है? ये बीजापुर में है, विकल्प ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मध्यकाल में ना बीजापुर जो है ना आदिल शाही वंश की राजधानी थी। कौन सी वंश? आदिल शाही वंश की राजधानी थी ये बीजापुर। निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश उत्तर बिहार के मिथिला क्षेत्र पर शासन नहीं करता था? ये कौन सा हो जाएगा? उज्जैनिया राज, ठीक है, उज्जैनिया राज। ये ना वर्तमान का भोजपुर जो है ना, भोजपुर का क्षेत्र, बताओ भोजपुर वाले कमेंट लगा देना। जो इसी की राज की स्थापना शैतान सिंह ने की थी, नाम भी बड़ा खतरनाक था, शैतान सिंह, ठीक है, जिसको देवराज के नाम से भी जाना जाता है। शैतान सिंह को ना देवराज के नाम से भी जाना जाता है, मतलब एक तरफ शैतान भी एक तरफ देव भी है, बताओ भैया। तो उनका शासन जो है ना भोजपुर, उझानी, डुमराव, बक्सर का और जगदीशपुर का क्षेत्र था, ठीक है। और उज्जैनिया राज के महत्वपूर्ण शासक में ना कई शासक हुए, जैसे संग्राम देव, ओंकार देव, दुर्लभ देव, राजा राम शाही, राजा नारायण मल, ये सभी वहां के इंपोर्टेंट रूलर रहे हैं, और अफगानों के साथ अच्छे संबंध साझा करते थे। तो उन सारे लोग को पता होगा जो भोजपुर साइड के होंगे,
और छपरा उपरा साइड के साथ जो होंगे, बक्सर साइड के, इनको पता होगा। क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार कौन थे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन से, बताओ? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद भी थे और जवाहरलाल नेहरू ने भी इसमें अपनी सहयोगिता दिखाई थी। तो ये हो जाएगा एक और बी दोनों, विकल्प डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्रिप्स मिशन कब भारत आया था? मार्च 1942 में भारत आया था। कौन था इसका नेतृत्व करता? स्टैफोर्ड क्रिप्स था। अबुल कलाम आजाद उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे और उन्होंने ही क्रिप्स मिशन के साथ वार्तालाप किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका विरोधी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा नहीं किया गया था? बताइए। ये था कौन सा? कर्म का सिद्धांत। ठीक है, कर्म का सिद्धांत का विरोध नहीं किया क्योंकि यह हिंदू धर्म का एक मूल सिद्धांत है जिसे उन्होंने स्वीकार किया। तंत्र मंत्र हो गया, बहुदेववाद, मूर्ति पूजा, इन सब का ना स्वामी दयानंद सरस्वती और उनके द्वारा स्थापित आर्य समाज ने पुरजोर विरोध किया था, लेकिन कर्म के सिद्धांत का इन्होंने विरोध नहीं किया था। निम्नलिखित का मिलान कीजिए, सही मिलान कीजिए और नीचे दिए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। मिलान कर लीजिए, कौन सी संधि और कौन सा उस समय गवर्नर जनरल था, इसको मिलान कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे कूट की तरफ। लॉर्ड क्लाइव के समय बंगाल में द्वैध शासन, प्रथम न्यायालय की स्थापना। ठीक है, प्रथम न्यायालय इसके समय ही हुआ था, ऐड कर लीजिए। बंगाल में लॉर्ड वेलेस्ली के समय क्या हुआ था? सहायक संधि हुआ था। ठीक, लॉर्ड डलहौजी के समय राज्य विलय की नीति हुआ था, जिसको हड़प नीति भी कहते हैं, हड़प नीति। और लॉर्ड डलहौजी के समय क्या हुआ था? डलहौजी के समय राज्य विलय की नीति अपनाई गई थी। ठीक है, डलहौजी के समय राज्य, सहायक संधि होगा ना, किधर गया? लॉर्ड कर्जन के समय क्या हुआ था? विश्वविद्यालय अधिनियम होगा ना, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, विश्वविद्यालय अधिनियम। ठीक, ध्यान रखना है। और डलहौजी के समय क्या हुआ था? तो ये हुआ था राज्य विलय की नीति, हड़प नीति इसी के समय हुआ था। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। चलिए, क्या हो गया? अब मिलाओ 4, 1, 3 और 2। यहां पर हो जाएगा ऑप्शन, देखिए 4, 1, 3 और 2, 4, 3, 2, 1, 4, 1, 3 और 2, विकल्प बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। अगला देखिए, किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे? ये कौन थे? ये पुर्तगाली थे। और पुर्तगालियों ने वायसराय जो उसका था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने 1509 ईस्वी में दीव पर अधिकार कर लिया। दमन दीव का जो क्षेत्र है ना, यही दीव पर अधिकार कर लिया। किसने? उसका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। कहीं कहीं अल्मेडा भी देखने को मिलेगा, इसने अधिकार कर लिया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? ये कौन था? टीपू सुल्तान था। ठीक, विकल्प डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया था। कहां पर? श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम कौन सा क्षेत्र है, किस राज्य का? बताओ, कमेंट करो आप लोग। निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया? वॉरेन हेस्टिंग्स ने। विकल्प सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 1772 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने दोहरी शासन को समाप्त करने का निर्णय लिया और द्वैध शासन की शुरुआत किसने किया था? क्लाइव ने शुरू किया था, स्टार्ट किया था इसने। ठीक, स्टार्ट किया था इसने और एंड कर दिया इसने। दोनों चीज यहां पर दिया गया है, क्लियर है। और इसने स्टार्ट कब किया था? 1765 में, और ये आया एंड कर दिया 1772 में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? ये किससे संबंधित है? तो ये बताओ। ये हो जाएगा मुकदमा और कार्यवाही से संबंधित है। ठीक, सरकारी ठेका 299 आर्टिकल, महान्यायवादी कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 76, व्यापार और वाणिज्य पर प्रतिबंध जो हो जाएगा, जैसे व्यापार ये अधिरोपित करने की संसद की शक्ति है 302। ठीक है, संसद की शक्ति के तहत ये 302 आर्टिकल है। राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी में नहीं चुने जाते हैं? किन श्रेणी में नहीं चुने जाएंगे? तो उद्योगपति श्रेणी से जो होंगे ये नहीं चुने जाएंगे। जो संविधान का आर्टिकल 171 क्लॉज 3 है, इसके अनुसार राज्य विधान परिषद के कुल सदस्य का 1/3 सदस्य जो होगा स्थानीय निकाय द्वारा चुना जाएगा और 1/3 सदस्य जो होगा राज्य के जो सदस्य का विधानसभा होता है, विधानसभा का सदस्य होगा। और 1/6 जो पार्ट होगा राज्यपाल द्वारा मनोनीत होगा और 1/12 भाग जो है स्नातक द्वारा होता है और 1/12 भाग 3 वर्ष के अध्यापन कर रहे लोगों द्वारा चुने जाते हैं। इसलिए उद्योगपति के श्रेणी से यहां पर नहीं चुने जाएंगे।
किस संविधान संशोधन द्वारा एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने का प्रावधान किया गया है? यह है कौन सा? 7वां संविधान संशोधन, ठीक है, 1956 द्वारा। अगला देखिए, राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेशों के लिए किसका अनुमोदन आवश्यक है? करेक्ट आंसर होगा विधानसभा का, विकल्प डी यहां पर इसका सही जवाब हो जाएगा। और राज्यपाल को राज्य विधानमंडल के सत्र में न होने पर अध्यादेश जारी करने का अधिकार भी प्राप्त है। अगला क्वेश्चन देखिए 55, भारत में संसदीय सरकार की विशेषताएं निम्नलिखित है। आगे कूट दिया गया, कूट को बाद में देख लेंगे। पहला क्या है? मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उच्च सदन के प्रति उत्तरदायी होते हैं। सही है। किसके प्रति? उच्च सदन क्या होता है? उच्च सदन तो राज्यसभा होता है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? लोकसभा के प्रति। यहाँ पर उच्च सदन क्या हो जाएगा? उच्च सदन तो राज्यसभा है, ये होते हैं किसके? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। पहला, टाटा बाय बाय। दूसरा है, सांसद बने बिना कोई व्यक्ति केवल 6 महीने तक ही मंत्री पद पर रह सकता है। ये सही दिया गया है? बताओ आप लोग, करेक्ट दिया गया है? तो ये मंत्री जो होता है राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेता है और लोकसभा के अध्यक्ष समक्ष नहीं लेता है। ये भी स्टेटमेंट यहाँ पर क्या दिया गया है? सही दिया गया है, 6 महीने तक ही रह सकता है। अगला है, मंत्री अपना पद ग्रहण करने से पहले लोकसभा के अध्यक्ष के सामने शपथ लेता है। ये स्टेटमेंट क्या है? बताइए, गलत दिया गया है, ठीक। तीसरा क्या? चौथा क्या है? राष्ट्रपति भारत में वास्तविक कार्यकारी है। लग रहा है आपको? राष्ट्रपति जो होता है नाम मात्र का होता है, जिसको ना अक्सर यूपीएससी पूछता है रबर स्टैंप। प्रेसिडेंट इज अ रबर स्टैंप डिस्कशन। इस पर ना चर्चा करने के लिए कहा जाता है। जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे अक्सर उनको ये पढ़ाया जाता है, एक टॉपिक के रूप में पढ़ाया जाता है। जब से ये क्वेश्चन आया है, राष्ट्रपति भी रबर स्टैंप, मोहर की तरह ये वाला टैग ना लग गया है, संविधान सभा में भी लग गया इस चीज को लेकर के। ये क्या हो गया? दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर ना करेक्ट हो गया। देखो कौन सा होगा? केवल 2, विकल्प डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी सार्वजनिक पद को अवैध अतिक्रमण को बचाने के लिए कौन सी रिट जारी की जाती है? ये अधिकार परीक्षा रिट हो जाएगा। वर्तमान में भारत सरकार में कितनी कैबिनेट समितियां हैं? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 8, ठीक है। कौन कौन सी समिति है? ये 8 समितियां इस प्रकार हैं। पहला हो जाएगा राजनीतिक मामलों की कैबिनेट समिति, दूसरा हो जाएगा आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति, तीसरा हो जाएगा कैबिनेट की नियुक्ति समिति, चौथा संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति, पांचवा हो जाएगा सुरक्षा पर कैबिनेट समिति, छठा हो जाएगा आवास पर कैबिनेट समिति, सातवां होगा निवेश और विकास पर कैबिनेट समिति, और आखिरी और 8वां हो जाएगा रोजगार और कौशल विकास पर कैबिनेट समिति। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विधानसभा का सदस्य चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? इसकी न्यूनतम आयु सीमा होती है 25 वर्ष, ठीक है। विकल्प सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो संविधान का आर्टिकल 173 बी है, क्लॉज बी है, इसके अकॉर्डिंग विधानसभा यानी कि एमएलए के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष ही निर्धारित किया गया है। भारत में किसी अध्यादेश की अधिकतम वैधता कितने महीने और हफ्तों की होती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 महीने और 6 सप्ताह की। 6 महीने 6 सप्ताह, विकल्प बी हो जाएगा। ये वाला प्रश्न जो था ना 25 वर्ष का, अभी मैथिली ठाकुर ना अलीनगर विधानसभा क्षेत्र से बिहार की एमएलए बनी है, मैथिली ठाकुर, जो कि ना प्रसिद्ध गायिका भी है मैथिली भाषा की। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव मुख्य रूप से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है? बताओ ये कौन सा आर्टिकल है? ये हो जाएगा 66, विकल्प सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से सही युग्म चुने। सही युग्म क्या हो जाएगा इसमें? देखिए, चौथी पंचवर्षीय योजना सेवा पर ध्यान दिया गया था, इसमें ना वृद्धि के साथ न्याय पर ध्यान दिया गया था। क्या चीज? वृद्धि के साथ साथ न्याय पर ध्यान दिया गया था, ये तो गलत हो गया। पांचवी पंचवर्षीय योजना पर क्या ध्यान दिया गया था? इसमें गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था, ठीक है। उद्योग पर नहीं, गरीबी हटाओ, गरीबों को नहीं, गरीबी हटाओ। इंदिरा गांधी की सरकार थी। तीसरा पंचवर्षीय योजना वैश्वीकरण पर ध्यान दिया गया था। बताओ इसमें ना कृषि और बुनियादी उद्योग पर ध्यान दिया गया था, कृषि प्लस उद्योग पर ध्यान दिया गया था। जो पहला पंचवर्षीय योजना था ये क्या? कृषि पर ध्यान दिया गया था। तो ये वाला जो है ना सही दिया गया, कृषि विकास पर ध्यान दिया गया था, सिंचाई इसमें शामिल किया गया था। जो कि ना पहला पंचवर्षीय योजना हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित था। कौन सा? हेरोड डॉमर मॉडल। ये पंचवर्षीय योजना जो है ना अक्सर पूछा जाता है। पहला जो था हेरोड डॉमर मॉडल पर आधारित था, और ये जो है कृषि सिंचाई से संबंधित है। सही कथन चुनने कहा जा रहा, ये विकल्प डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
फैक्ट ना याद कर लेना आप लोग। 5 पंचवर्षीय योजना के बारे में मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, उसके बाद आगे आप जो ऑथेंटिक बुक को फॉलो करते होगे उसमें देख लेना या फिर गूगल कर लेना, अच्छा अच्छा चार्ट मिल जाता है। पहला है प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक चला था। इसका उद्देश्य था कृषि विकास, सिंचाई, बिजली पर और हेरो डोमर मॉडल पर आधारित था, मैंने अभी पहले बताया। दूसरा था जो पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 तक चला था, इसका उद्देश्य था औद्योगिक विकास पर और महान लोविस मॉडल पर आधारित है। यह प्रश्न पूछा जाता है महान लोविस मॉडल के बारे में। तीसरा है पंचवर्षीय योजना, तीसरा जो था 1961 से 66 तक चला था, इसका उद्देश्य था कृषि और बुनियादी उद्योग। चौथा जो था 1969-74 वृद्धि के साथ न्याय। पांचवा 1974 से 79 इसका नारा था गरीबी हटाओ, इंदिरा गांधी के समय ये हुआ था। 6 से लेकर के 12 तक देख लेना, ठीक है। उसके बाद आता है नीति आयोग, उसके बाद आप सभी को पता होगा, करंट अफेयर्स पढ़ते होगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है साधन लागत पर एनएनपी डैश के बराबर है, बताओ। ये राष्ट्रीय आय के बराबर होता है, विकल्प डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट होता है साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, इसी को ना राष्ट्रीय आय यानी कि नेशनल इनकम कहा जाता है। अगर यहीं पर पूछा जाए जीएनपी, जीएनपी क्या होता है, तो जीएनपी होता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद। जीएनपी इज इक्वल टू क्या होता है, जीडीपी प्लस विदेशों से आय माइनस विदेशों से भुगतान, ठीक है, विदेशों से भुगतान। ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि हाल में बीपीएससी में जीएनपी के बारे में पूछा गया था। अगला प्रश्न देखिए, कृषि विपणन प्रणाली में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाया गया नीतिगत उपाय क्या है। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसमें एक से अधिक दिख रहा है, जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है इसमें शामिल, पीडीएस भी शामिल होगा, ठीक है, एमएसपी भी शामिल होगा, बफर स्टॉक का रख रखाव जो होगा इसमें इंक्लूड हो जाएगा। सारे के सारे एक से अधिक हो जाएंगे, विकल्प डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस समिति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को अधिनियमित करने का सुझाव दिया, ये थी एसवीएस राघवन समिति, विकल्प सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1969 में इसको निरस्त कर दिया, इसके स्थान पर प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 लाया गया, ठीक है, ये वाला नियम। और ये नियम जो था 1969 का जो नियम था, इस कौन सा नियम था, अवरोधक व्यापार व्यवहार नियम, ये ध्यान रखना आपको, अवरोधक व्यापार व्यवहार अधिनियम, ठीक है, ये 1969 का था। इसी के स्थान पर ये वाला अधिनियम आ गया, प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002, ठीक है, और एस राघवन समिति के रिपोर्ट पर यह आया था। अगला है गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए कौन सा संगठन सर्वेक्षण करता है, यह है एनएसओ, ठीक है, एनएसओ। एनएसओ का फुल फॉर्म क्या होगा, कमेंट करना। और एनएसओ का ना एक 2019 का डाटा है एनएसओ का, ठीक है। जो एनएसएसओ था, एनएसएसओ जिसको कहते हो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यकालय 2019 में, और केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय सीएसओ, इस दोनों को ना मर्ज कर दिया गया और इन दोनों को मर्ज करके एनएसओ बना दिया गया। कब, 2019 में एनएसओ निकल के आया। और एनएसओ यानी कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय एमओएसपी के अधीन आता है। किसके अधीन, एमओएसपी के अधीन आता है क्या, ये एनएसओ मंत्रालय। ध्यान रखना ये सारा फैक्ट आपको। अगला प्रश्न है भंडारी समिति किससे संबंधित है, करेक्ट आंसर हो जाएगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना से संबंधित होगा, विकल्प डी संबंधित है इसका, ठीक है, और यही राइट आंसर हो जाएगा। और कई महत्वपूर्ण समितियां हैं ना जहां से क्वेश्चन बनते हैं, वो मैं आपको चार्ट दिखाता हूं। एक तरफ समितियां दी गई है, दूसरी तरफ संबंधित विषय दिए गए हैं। जो स्वामीनाथन समिति है जनसंख्या नीति से संबंधित है, ठीक। जानकी रमन समिति जो है प्रतिभूति घोटाला से। सरकारिया समिति केंद्र राज्य संबंध से। महानलोबिस समिति है ये राष्ट्रीय आय से संबंधित है। रंगराजन समिति भुगतान संतुलन से। और गोयपोड़िया समिति बैंक सेवा सुधार से। और नरसिम्हन समिति वित्तीय बैंकिंग सुधार से संबंधित है। अगला प्रश्न है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार किस वित्तीय वर्ष के लिए प्रकाशित किया गया था, इसका राइट आंसर क्या होगा, 2006-07 में प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित बंदरगाहों में कौन कृत्रिम बंदरगाह है, कृत्रिम कौन सा जो बनाया गया हो, चेन्नई बंदरगाह है, ठीक है। और इसका ना वाणिज्यिक संचालन 1881 में किया गया था। बिहार में सोरे के व्यापार का एकाधिकार अंग्रेजों को किसने प्रदान किया था, यह प्रदान किया गया था हरियक वंश द्वारा, ठीक है, सॉरी हरियक का नहीं द्वारा, यहाँ मीर जाफर होगा ना, हरियक कहां से आया, मीर जाफर हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न है प्राचीन बिहार का कौन सा राजवंश पितृहंता राजवंश के नाम से जाना, ये होगा हरियक वंश, ठीक है, हरियक वंश। और इसका बहुत कम समय के लिए राजवंश का शासनकाल था। बिहार का मगध क्षेत्र पर 544 ईसा पूर्व से लेकर के 413 ईसा पूर्व, बहुत कम ही समय तक इसने शासन किया था।
ठीक है। शिशुनाग वंश के बारे में आप लोग जानते होंगे, कमेंट करना। नंद सुंग वंश के बारे में देख लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप लोग तो हो बड़े आलसी, अगला प्रश्न की तरफ बढ़े उससे पहले आप लोग को सारा फैक्ट बता ही देते हैं। शिशुनाग वंश का कार्यकाल जो था 412 से 344 बीसी तक शिशुनाग इसका संस्थापक था। नंद वंश का था 344 से 321 बीसी तक, महापद्मनंद इसका संस्थापक। मौर्य वंश का 321 से 185 बीसी, चंद्रगुप्त मौर्य संस्थापक। शुंग वंश का संस्थापना 185 से 73 बीसी, पुष्यमित्र शुंग इसके संस्थापक थे। सारा फैक्ट्स आपको यहां पर देख लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहां हुआ था? ये कहां हुआ था? बांकीपुर पटना में हुआ था। निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में बिहार प्रांतीय किसान सभा की विधिवत स्थापना हुई? ये क्वेश्चन ना बहुत बार आया है, स्वामी सहजानंद सरस्वती इसका राइट आंसर होगा। बहुत सारे क्वेश्चन सेट में आपने लगाया होगा। और इसके सचिव कौन थे? श्री कृष्ण सिंह। श्री कृष्ण सिंह इसके सचिव बने थे। चलिए अगला है, मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 में कौन संबंधित नहीं है? फटाक से आंसर लगाओ। चंद्रशेखर आजाद इसमें सम्मिलित नहीं थे। 30 अप्रैल 1908 को बम फेंका गया था। किस पर? खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्सफोर्ड जो जज था इसकी हत्या का प्रयास किया था। उसने गाड़ी पर बम फेंका, लेकिन गाड़ी में जो प्रिंगले की पत्नी थी और पुत्री थी यही मारी गई बमकांड में, जिसके कारण टना के बाद दोनों रेलवे लाइन के समस्तीपुर भाग निकले। उसके बाद प्रफुल्ल चाकी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए मोकामा स्टेशन जो है, मोकामा रेलवे स्टेशन इसके पास आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस पूसा में पकड़े गए। ठीक है। और खुदीराम बोस को 18 वर्ष की आयु में 11 अगस्त 1908 को ही फांसी दे दिया गया। मतलब 30 अप्रैल को ये कांड हुआ, 11 अगस्त को। सोचे कितना क्विक प्रक्रिया होता था। अभी समय में अपराधी अपराध करते रहता है, मस्त एकदम जेल में जाके बैठता है, खाता है, उसके बाद 20 साल 25 साल उसका जिंदगी से ससुरा निकल लिया जाता है, उसको फांसी पड़ेगा क्या? अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जल कुंड मुंगेर में स्थित है? ये कौन सा होगा? सीता कुंड, रामेश्वर कुंड, ऋषि कुंड, सारे के सारे हो जाएंगे। सारे के सारे जो है मुंगेर में स्थित है। सीता कुंड जो है गर्म पानी का जल कुंड है और झरना और तीर्थ स्थल है। ठीक है, गर्म पानी का, ये ध्यान रखना, गर्म पानी का पूछा जाए ना सीता कुंड हो जाएगा। कोसी नदी को निम्नलिखित में से किस नदी के साथ जोड़ने के लिए जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा सूचना दी गई? ये कौन सा हो जाएगा बताओ आप लोग? ये मेची नदी होगा, मेची नदी। ठीक है। बिहार का ना जो यहाँ पर जल कुंड है ना, इसको ना एक बार दिखा देते हैं आप लोग को, इससे ना क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर। एक चार्ट दिखाते हैं, ये चार्ट देखे रहोगे ना आप सभी को पता होगा। ठीक है, पहले तो नालंदा जिला से स्टार्ट करेंगे। नालंदा में कौन कौन सा है? नानक कुंड हो जाएगा, मखदुम कुंड, सप्तधारा सतधरवा, सूर्य कुंड, ब्रह्म कुंड और राजगीर में। ठीक है, ये राजगीर में हो जाएगा, नालंदा के राजगीर में। ठीक, गया में अग्नि कुंड है। उसके बाद मुंगेर में सबसे ज्यादा है, कौन कौन सा है? लक्ष्मण कुंड, सीता कुंड, रामेश्वर कुंड, ऋषि कुंड, लक्ष्मीश्वर कुंड, भराड़ी कुंड और गोमुख कुंड। और रामायण से जुड़े नाम है सारे के सारे जितना भी। ठीक है, अभी क्या क्या पूछा गया था? सीता कुंड, यही ना गर्म पानी का कुंड है ये। ठीक, और जल में पर्याप्तता में इसका खनिज, लवण और गंधक पाए जाते हैं इन सारे में। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। ये सारे बिहार के जल कुंड है। इसको मैं इरेज कर देता हूं, एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। सारा का सारा मैं यहाँ पर मिटा देता हूं ताकि स्क्रीनशॉट लोगे आप तो यहाँ पर अच्छे से आ पाए। ठीक है, सारा शिफ्ट डिलीट, आओ इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से। आप लोग ले लिए? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वनावरण के प्रतिशत की दृष्टि से बिहार के निम्नलिखित जिलों का सही अवरोही क्रम कौन सा होगा? ये बताइए कौन सा होगा सही अवरोही क्रम? तो कैमूर, उसके बाद जमुई, नवादा। एक क्वेश्चन आया था पिछले टेस्ट में, इसको हम लोगों ने किया था, विकल्प सी हो जाएगा। जमुई में जो है कुल परसेंटेज कितना हो जाएगा? पहले कैमूर से आएंगे ना, कैमूर में 31.56% हो जाएगा। फिर आएगा बारी जमुई का, जमुई में कितना होगा? 21.34% वनावरण क्षेत्र। फिर आएगा नवादा की बारी, नवादा में 20.72%। इसके बाद चौथे स्थान पर अगर कुछ होता तो ये होता मुंगेर। ठीक है, मुंगेर का कितना हो जाएगा? 20.16%। इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, 4 बहुत हो गया, 4 से ज्यादा नहीं पूछा। अगर 4 5वां आ भी गया तो 4 तो पहले से पता है आपको, 5वां ही एक्स्ट्रा रहेगा ना। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सी नदी बिहार का शोक के रूप में जानी जाती है? ये हो जाएगी कोसी नदी। ठीक है, बहुत बाढ़ लाती है और हर वर्ष इसके कारण जानमाल की बहुत भारी क्षति होती है। और अपना नदी, ये नदी है ना, अपना मार्ग बदलने के लिए बहुत कुख्यात है, कभी भी मार्ग बदल लेती है। अगला है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? बताइए कितना था? 68.8% था। विकल्प बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
जो बच्चे सुपर 30 वाला टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं कर पाए थे वो ना बूस्टर पैक ज्वाइन कर लो। 20 दिन में स्कोर बूस्ट करने के लिए पेपर 1 से 4 टेस्ट, पेपर 2 से 8 टेस्ट और पेपर 3 का 8 टेस्ट करवाया जाएगा। इसका ऑफर प्राइस है 149, ठीक है। और ये 20 दिसंबर से स्टार्ट होने वाला, आज 18 दिसंबर है, 20 दिसंबर से स्टार्ट होगा। और इसकी सबसे बड़ी खासियत है, इसमें एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिलेगा 58 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जहां से सबसे ज्यादा बीपीएससी में क्वेश्चन आता है, ठीक है। और 1 साल का करंट अफेयर्स इसी में दिया जाएगा आपको। ये सीरीज जाइए जल्दी से ज्वाइन कीजिए। इसमें 4, 8 और 8 टेस्ट इस तरह से मिलेंगे आपको और 58 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ये इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है। और जो बच्चे सुपर 30 ज्वाइन किए हो वो सुपर 30 पर फोकस करो, उसी का पार्ट है। अब 20 दिनों में अगला क्या करना है नहीं करना है। जो बच्चे लेट से ज्वाइन करना चाहते हो तो 30 दिन वाला जो सुपर 30 था उसमें 5 तारीख को लॉन्च किया गया था, आज लगभग 12-13 दिन हो गया है, तो वो बच्चे बहुत पीछे रह जाएंगे। आप लोग ना ये बूस्टर वाला पैक ज्वाइन कर लो। यहाँ पर नीचे नंबर दिया गया है 8676934039, इस नंबर पर जाइए, व्हाट्सएप कीजिए, कॉल कीजिए, आपको अधिक जानकारी यहाँ पर मिल जाएगा। निम्नलिखित में से कौन राज्य मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है? यह हो जाएगा मुख्यमंत्री, विकल्प बी। बिहार के कितने राज्यपाल आगे चलकर राष्ट्रपति बने? ये कितने राज्यपाल थे? ये 2 थे। कौन कौन से थे? ये जाकिर हुसैन थे, जाकिर हुसैन एक, ठीक है, ये चौथे राष्ट्रपति बने थे। उसके बाद रामनाथ कोविंद जो हाल फिलहाल में बिहार के राज्यपाल रहे थे, 36वें राज्यपाल, और ये राष्ट्रपति भी बने, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2 जनवरी 2025 को आरिफ मोहम्मद खान ने बिहार के कौन से क्रम के राज्यपाल के रूप में शपथ लिया? ये 42वां राज्यपाल बने थे, विकल्प यहाँ पर सी करेक्ट आंसर होगा। 2 जनवरी को शपथ लिया था इन्होंने। जनवरी 2025 में भारतीय सेना ने निम्न में से किस स्थान पर अपनी सेना को जानो मेला का आयोजन किया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हैदराबाद में, ठीक है, हैदराबाद में। ये जो क्वेश्चन था ना राज्यपाल के संदर्भ में था, अब चीफ मिनिस्टर के संबंध में आ जाएगा, नीतीश बाबू के संदर्भ में, ठीक है, नीतीश कुमार के संदर्भ में। तो ये 10वीं बार मुख्यमंत्री बने, गिनीज बुक में इनका नाम छप गया। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कौन सी भी बार बने? 10वीं बार बने। चलिए अगला देखिए, केंद्र सरकार ने जीडीपी गणना के लिए किस वित्त वर्ष को नया आधार वर्ष के रूप में संशोधित करने का निर्णय लिया है? इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा 2022-23 हो जाएगा, विकल्प बी। वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में बिहार सरकार ने किन नई नीतियों का ऐलान किया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये बिहार प्लास्टिक विनिर्माण प्रोत्साहन नीति, बिहार खाद्य प्रसंस्करण नीति, बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति और बिहार बायोफ्यूल्स उत्पादन प्रोत्साहन, ये सारे के सारे हो जाएंगे। अभी ना जो 7 निश्चय 3.0 आया है बिहार सरकार का, आपको ना टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, परीक्षा वाटी का टेलीग्राम चैनल सर्च करना। बिहार को 7 निश्चय 3.0 आया है, इसमें कौन कौन से फैक्ट आए हैं, जो सुपर 30 वाले बच्चे हैं उनके ग्रुप में चला गया होगा और व्हाट्सएप चैनल पर भी ये पोस्ट कर दिया गया होगा। इससे ना एक क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। 7 निश्चय योजना बिहार सरकार का जो पहला आया था, जिसमें उद्यमी युवा वर्ग को सब कुछ दिया गया था, जिसमें आप लोग को बेरोजगारी भत्ता वगैरह दिया गया था, 4 लाख का लोन दिया जाता था। इसी तरह ना 3.0 लॉन्च हुआ है अभी हाल फिलहाल में, 2-3 दिन हुआ है, इसको ना देख लेना आप लोग एक बार। केंद्रीय बजट 2025-26 में रक्षा क्षेत्र में कितनी राशि लाख करोड़ रुपए में, ये सारी राशि है, ठीक है, आवंटन किया गया है? ये कितनी राशि है? ये हो जाएगा 6.81 लाख करोड़। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला बीज जीन बैंक स्थापित किया गया? ये बिहार में स्थापित किया गया। बिहार में कहां पर? तो बिहार में भागलपुर में ये स्थापित किया गया है, ठीक है, किसके द्वारा? बिहार कृषि विश्वविद्यालय जो है, बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के द्वारा। हाल ही में चर्चा में रहे ब्लेज मेट्रेवली किस देश की खुफिया एजेंसी MI6 के इतिहास की पहली महिला प्रमुख के रूप में चुनी गई है? ये कहां की है? ये इंग्लैंड की है, विकल्प ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, हाल ही में किस देश ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता मनोरंजन आयोजनों और पर्यटन के विशेषज्ञों को आकर्षित करने के लिए 4 नई वीजा श्रेणियां शुरू की है? ये कौन से हो जाएंगे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प सी, संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात हो जाएगा। अक्टूबर 2025 में आरबीआई ने भारतीय बैंक और उनकी विदेशी शाखाओं को किन देशों के निवासियों और उनके बैंकों को भारतीय रुपए में ऋण प्रदान करने की अनुमति दी है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेपाल, भूटान और श्रीलंका, विकल्प सी इसका सही जवाब है। अगला देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति ने अगस्त 2025 में भारत पर कितना प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगाने का ऐलान किया था, जिससे अब कुल टैरिफ 50% हो गया? बड़ा ससुरा गलत काम किया था, 25% हुआ था, जिसमें कि मोदी जी गए थे, अभी चाइना गए थे हाल फिलहाल में, और उधर से आए थे कौन आए थे? पुतिन आए थे, चीन का राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी था, सारे को देख के जल भी गया, ठीक है। और ये ऐसे प्रश्न ना 850 वाला जो करंट अफेयर्स है, 850 प्लस वाला करंट अफेयर्स 2025, उसको ना देख लीजिए, 3 घंटे का वीडियो है, सारे बच्चों को बोला था मैंने, सारे जाकर देख लेना, मैराथन है,
इसको देख लेना। 2025 का सारा करंट अफेयर्स इसमें सम्मिलित है, जितना करंट अफेयर्स अभी आप देख रहे हो ना, उस वीडियो में पहले करवा दिया गया है। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2025 को भारत ने निम्न में से किन यूरोपीय देशों को यूरोपियन टी ट्रेड एसोसिएशन एफ्टा के साथ मुक्त व्यापार समझौते लागू किया है? इसका राइट आंसर क्या होगा? नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, हंगरी, आयरलैंड, आइसलैंड, सारे हो जाएंगे, एक से अधिक इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ईएफटी जो है ना 4 सदस्य देश का समूह है, ठीक है, ये चार सभी नहीं होंगे, ये 4 सदस्य देश है इफ्टा में, ठीक है। ये 4 देश कौन कौन से हैं? एक तो हो जाएगा स्विट्जरलैंड, ठीक, दूसरा हो जाएगा आइसलैंड, ठीक है, दूसरा हो जाएगा आइसलैंड, और तीसरा हो जाएगा लिंकस्टेटिन, तीसरा ये हो गया लिंकस्टेटिन, और हो जाएगा चौथा नॉर्वे, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन सही था, ये वाला नहीं सही था, एक से अधिक होगा, तो ए और सी वाला ऑप्शन के कारण एक से अधिक हो जाएगा, ठीक है, सारा नहीं, एक्सट्रीमली सॉरी। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रसिद्ध गांधीवादी विचारक जीजी पारिक का निधन 101 वर्ष की आयु में अक्टूबर 2025 में हो गया, इसके संबंध में कौन सा विकल्प सही है? बताइए कौन सा विकल्प इसका करेक्ट आंसर होगा, फटक से बताओ। तो ये लोग स्वतंत्रता सेनानी थे, लोकतांत्रिक समाजवाद के समर्थक थे और श्रमिक आंदोलन के नेता, सारे के सारे हो जाएंगे, विकल्प डी करेक्ट आंसर। श्री नीतीश कुमार ने नवंबर 2025 में बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में कितनी बार शपथ लिए? देखिए अभी ऊपर बताए, अब क्वेश्चन आ ही गया, छूटा नहीं, 10वीं बार शपथ लिए थे, और इसी उपलब्धि के कारण हुआ भारत के इतिहास में 10 बार किसी राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले पहले व्यक्ति बन गए और गिनीज बुक में नाम छप गया इनका। अगला क्वेश्चन देखिए, साहित्य के क्षेत्र में वर्ष 2025 का नोबेल पुरस्कार निम्न में से किसे प्रदान किया गया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प ए, लास जलो, क्या नाम है, बड़ा लंबा नाम है, क्रास जना होरकई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से बिहार की पहली महिला फाइड मास्टर बनी फिडे मास्टर, जिन्होंने यह खिताब दुबई 2025 अंतरराष्ट्रीय शतरंज टूर्नामेंट में हासिल की है, इनका क्या नाम है बताओ? मरियम फातिमा, विकल्प सी। आखिरी प्रश्न है, 5 अक्टूबर 2025 को राजगीर में उद्घाटन किए गए बिहार पहले अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है? करेक्ट आंसर यहां पर चूज करना है। तो 5 अक्टूबर 2025 को उद्घाटन हुआ था, और इस स्टेडियम की नींव कब रखी गई थी? 12 अक्टूबर 2018 को नींव रखी गई थी, ये वाला स्टेटमेंट जो है सही दिया गया। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया, बताओ, मोदी ने नहीं किया, किसने किया? इसका उद्घाटन सीएम नीतीश बाबू ने किया, नीतीश कुमार ने, और इसकी कुल लागत राशि कितनी थी? 1000 करोड़ रुपए, ठीक है, 1000 करोड़ रुपए। तो दूसरा, पहला और तीसरा ऑप्शन गलत था, दूसरा ऑप्शन करेक्ट था, सही पूछा जा रहा था, सही ऑप्शन करेक्ट कर लिए। चलिए मिलेंगे अब पांचवें टेस्ट में। 4 टेस्ट हो गया आज, ठीक, 3 टेस्ट पहले हो गया था, सारे बच्चे जाओ 3 टेस्ट देख लेना, और करंट अफेयर्स वाला वीडियो अभी टैग कर देता हूं, अभी वीडियो एंड हो रहा है, अभी आपको यहां पर शो हो रहा होगा, ठीक है। अब मिलते हैं अगले टेस्ट में, बहुत बहुत धन्यवाद।